पार्ट 14 का टॉपिक चल रहा था 10th क्लास में हमारे आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये 3 अंक का पार्ट है और इसमें हम आज जिस टॉपिक को हमने लिया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, वो कक्षा 6 से ही ये पॉइंट शुरू हो जाता है। तो ये आपको ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको केवल एक बार देखने की आवश्यकता होती है। वो अपने आप एग्ज़ाम के टाइम हमें एक बार ज़रूर देखने की आवश्यकता होती है, बाकी उनके बारे में हम लिख सकते हैं क्योंकि वो लगभग छठी कक्षा से ही शुरू हो गया है ये टॉपिक। तो ये आपके लिए एक बार देखने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। और हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, 3 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, पहले आप इसे देख लीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर, जिसमें कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सभी इसमें आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में ये आते हैं। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दे रखा है कृषि में कपास का। तो कपास को उगाने के लिए भूमि, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु सभी की आवश्यकता होती है, तभी हम कपास उगा सकते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार ये ही नियम इसमें भी लागू होते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा द्वितीय क्षेत्रक लेते हैं हम। उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित की जाती है। इसके लिए आप ये देख लीजिए। तो इससे भी आपको पता चल गया होगा कि इन विनिर्माण प्रणाली में कारखानों को लिया जाता है, जिसमें यहाँ कपास से हमने इसका रूप परिवर्तित किया। रूपों में परिवर्तित करना, तो कपास से कपड़ा बनाना, चीनी, प्राथमिक क्षेत्र से चीनी लेंगे तो चीनी से गुड़ बनाना, है ना। मिट्टी लेंगे तो मिट्टी से ईंटें बनाना, ईंटों से फिर घर बनाना और पुल बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाना। तो वो सभी द्वितीय क्षेत्रक में आती है। विनिर्माण यानी निर्माण करना, सारे जितने भी निर्माण कार्य हैं वो सभी द्वितीय क्षेत्रक में आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्रक को भी आप ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में ये सहयोग करती है। बिल्कुल इसे थोड़ा सा ध्यान से करें क्योंकि हो सकता है कि क्षेत्रक आपके एग्जाम में आ जाए या केवल तृतीय क्षेत्रक ही आए, क्योंकि इसका भी एक पूरा टॉपिक है कि तृतीय क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है और ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करती है। तो सेवाएं किसे कहते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप ज़रूर देखना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो तृतीय क्षेत्र को आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं, और जो कि परिवहन, भंडारण, संचार सुविधाएँ, बैंक, यानी ये सब अगर आप इन पर अच्छे से विचारेंगे तो परिवहन, जो कि सारे जितने भी परिवहन हैं वो एक माल से एक जगह से दूसरी जगह पर माल को कैसे ले जाना है। भंडारण यानी माल को भंडार में कैसे रखना है। संचार सुविधाओं से वे कैसे आगे बढ़ती है और बैंकों से राशि लेकर उनको कैसे उनका विकास किया जाता है। ये सब कुछ तृतीय क्षेत्रक में आता है। तो ये लगभग आपके ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र की भूमिका का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये एक पूरा एक ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि कैसे बढ़ रहा है। तो मैंने आपको कहा कि तृतीय क्षेत्र को आप अच्छे से समझ लीजिए। जो मैंने अभी बताया वो ही आप ऐसे कैसे उसको लिख सकते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास अगला टॉपिक है हमारा। आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि का मतलब तो आप जानते ही हैं। आर्थिक का मैंने बताया धन संबंधी यानी आय संबंधी, यानी हम देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो समय के साथ साथ निरंतर राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही आर्थिक वृद्धि कहलाता है। यानी निरंतर, यानी मैं यहाँ एक वित्त वर्ष की बात नहीं कर रही हूँ, लगातार अनेक वित्त वर्ष तक के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होती है तो वो आर्थिक वृद्धि कहलाती है। ये दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है। दीर्घकालीन यानी मैंने कहा यहाँ एक वित्त वर्ष की बात नहीं हो रही, अनेकों वित्त वर्ष यानी 10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक लगातार अगर वहाँ मात्रात्मक प्रक्रिया यानी लगातार वृद्धि हो रही है तो वो आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। सरल शब्दों में आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। यानी लगातार कई सालों तक
प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है, तो ये आर्थिक वृद्धि कहलाती है। फिर आता है आर्थिक विकास। यह एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि जहाँ हमने प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की बात की है वो तो कहलाती है आर्थिक वृद्धि, लेकिन उससे बढ़कर जो जिस पर हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है आर्थिक विकास। तो एक व्यापक अवधारणा, व्यापक यानी ये इससे तो बड़ा है। इसमें अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीक तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन होते हैं। यानी पूरे देश के हर क्षेत्र में विकास होता है। संरचनात्मक ढांचे, जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि प्रत्येक क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जा रही है, तो ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, तो ये आर्थिक विकास कहलाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है प्लस राष्ट्रीय आय बढ़ रही है प्लस संरचनात्मक ढांचे यानी कारखाने, मिलें, इनमें बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हमारे जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे सामाजिक संरचनात्मक ढांचे, अर्थव्यवस्था की संरचना में अनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सभी मिलाकर ही आर्थिक विकास कहलाता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। वैसे आप 1-2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये गुणात्मक आयाम है। आर्थिक वृद्धि जो है वो मात्रात्मक प्रक्रिया है और ये गुणात्मक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर हमने केवल पैसों की बात नहीं की, यानी आय में वृद्धि की बात नहीं की है, उसके साथ साथ कल्याण की बात भी की है। यानी संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन है, सांस्कृतिक, संस्थागत हर चीज़ हमने ली है, तो ये गुणात्मक आयाम है। आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। तो आप ये 2 लाइनें भी अगर लिख लेते हैं तो वो भी सही ही होगा, आर्थिक विकास। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो है मानव विकास। मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रसारित करता है, UNDP, है ना। इसके द्वारा 3 आयामों पर मानव विकास के स्तर के सूचकांक तैयार किया जाता है और सर्वप्रथम इसे महबूब उल हक के नेतृत्व में 1990 में प्रसारित किया गया था। ये छोटा क्वेश्चन बनता है। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक 1990 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा ये किया गया था। और वो जो 3 आयाम हैं वो कौन कौन से हैं जो 8वीं क्लास में भी आते हैं? ज्ञान या शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, यानी व्यक्ति की शिक्षा कैसी, यानी वहाँ के देश के जो नागरिक हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की है, उनके स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा कितनी है और उनका जीवन स्तर कैसा है। इन तीनों में जो टोटल सूचकांक तैयार होता है वो प्रत्येक वर्ष लागू किया जाता है। तो इसके अनुसार जो सार निकलता वो ये है कि आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। यानी हम अपनी आय बढ़ाएं वो केवल एक साधन है। आय तो साधन है, लेकिन उससे हम अपने लिए एक अच्छी शिक्षा जो है उसको लागू करें अपने जीवन में, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे, हमारे परिवार का स्वास्थ्य। तो वही बात देश में लागू होती है कि हमारे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छी हो, हमारे संरचनात्मक ढांचा अच्छा हो। तो आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। इस सूचकांक ने विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना दिया। यानी यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ केंद्रित बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मनुष्य केंद्रित बात करें। यानी उसे शिक्षा मिल रही है या नहीं, उसे स्वास्थ्य मिल रहा है या नहीं, उसका जीवन स्तर कैसा है, वो सभी मानव विकास सूचकांक में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। इससे संबंधित 2 वीडियो और हैं जो आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएंगे, आप अच्छे से उनको भी कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाए, ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।